हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं इंडिया में वो सभी हम देखेंगे। अभी तक प्रीलिम्स में देखो 15+ क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं जो हम आगे देखने वाले हैं सभी क्वेश्चंस को। एंड मेंस में अगर देखा जाए तो GS1 हो या GS3 में यहाँ पे काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन है इन सभी स्कीम्स का। तो दिस इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब ये पूरा एक ही सेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इसका प्रीलिम से पहले हम एक पार्ट और एक करेंगे, पार्ट 2 इसका होगा, जहाँ पे अगर इन कुछ 5-6 महीने में और कुछ स्कीम्स आते हैं तो उसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम मोर देन 30+ स्कीम्स देखने वाले हैं, जिसमें सॉइल हेल्थ कार्ड है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना होगा, AI एंकर स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। हम सबको एक शॉर्ट में कवर करेंगे कि स्कीम कब स्टार्ट हुआ, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो एक रैपिड कवरेज होगा, लगभग 1 मिनट में एक स्कीम हम कवर करेंगे। और सभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहे, और जितने भी मैं क्वेश्चन इन सभी स्कीम पे लास्ट में पूछने वाला हूँ, उन 4 से 5 क्वेश्चन को नंबर करके आपको कमेंट में आंसर करना है, जो मैं स्पेशली खुद ही देखने वाला हूँ कि कितने लोग इसको आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले और एक सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट अगर अभी अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेना, जहाँ पे अभी तक मैंने 7 से 8 सेशन लिए हैं, जहाँ पे अलग अलग रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं। कमेंट में वो भी बताओ कि क्या हम ये सीरीज में से कौन सा अगला टॉपिक कवर करें एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो वो भी हम एज सुन एज पॉसिबल फिर अरेंज कर लेंगे। रही बात इसके नोट्स वगैरह, आपको सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्कीम है PM किसान निधि। तो देखो, ये 2019 में ये स्कीम लॉन्च होती है और 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, जहाँ पे अ, इसको हम और एक नाम से भी जाते हैं कि PM किसान सम्मान निधि ऑल्सो, कि जहाँ पे 6,000 सालाना दिए जाएंगे 3 इक्वल टर्म्स में, जिन जो भी लैंड होल्डर्स होंगे तो उनको 3 टर्म्स में, मतलब 2000 2000 2000 ऐसे 3 इक्वल टर्म्स में दिए जाएंगे 3,000, जो हर जो फार्मर है हर लैंड होल्डर्स को मिलने वाले, जो कि इंप्लीमेंट होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में। तो ये देख सकते हो आप, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट हम देख रहे हैं। एलिजिबल फार्मर्स विल रिसीव 6,000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। अब इसमें कवरेज जो है वो स्कीम इनिशियली टारगेट किया था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बट बाद में ये ऑल जितने भी फार्मर्स है, फार्मर्स फैमिलीज है, उनको सबके लिए अप्लाई होगा रिगार्डलेस ऑफ लैंड साइज। यस, मतलब कोई लैंड साइज का लिमिटेशन है क्या कि किसी के पास 10 15 20 एकड़ है तो उनको भी होगा, एंड मार्जिनल फार्मर्स दोनों को भी इसका बेनिफिट होगा। बाद में इसमें लैंड ओनरशिप अगर हम देखेंगे तो लैंड होल्डिंग इन देयर नेम आर एलिजिबल, मतलब बस नाम पे जमीन होनी चाहिए, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और जिनका मतलब टेनेंट फार्मर्स हो गए, जो है ना, टेनेंसी बेसिस पे फार्मिंग करते हैं, तो उनका नाम अगर उस जमीन पे नहीं है तो दे आर नॉट क्वालिफाई फॉर दिस। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम। इसमें देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड सर्टिफिकेट्स ऑफ 30,000 प्लस वुमेन ऑफ एस सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि जहाँ पे कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था। जैसे आपको पता है कि लखपति दीदी नाम से भी एक स्कीम थी, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट हम करने वाले थे रूरल एरियाज में, जो विमेंस है उनका, तो दैट उनको कुछ फंड देने के बाद वो कुछ एक कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी चला पाए। तो एक प्रकार से ये एक स्कीम अलाइन भी हम करते हैं विथ लखपति दीदी प्रोग्राम। तो याद रखें, कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम ये लखपति दीदी प्रोग्राम के ही अंडर हम चला रहे हैं। और इसमें फिर क्या होगा, उनको एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग फार्मर फील्ड स्कूल हो गए, सीड बैंक है, सॉइल हेल्थ कंजर्वेशन है, इन सभी का उनको एग्रीकल्चर रिलेटेड नॉलेज दिया जाएगा, सो दैट वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है रूरल एग्रीकल्चर में या रूरल एरियाज में, जो फार्मिंग, एडवांस फार्मिंग, मॉडर्नाइज फार्मिंग, उसमें वो मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़े और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो जाए, और साइड बाय साइड इनका कुछ हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको भी मदद मिले। तो इस प्रकार से ये स्कीम है। उसके बाद ये AI एंकर नाम से एक स्कीम हम देख रहे हैं, मतलब स्कीम इन द सेंस की एक इनिशिएटिव है कि जहाँ पे DD किसान डेवलप 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक प्रकार से न्यूज़, मतलब पूरे दिन 24 आवर्स के लिए ये न्यूज़ बताएंगे कि जो एग्रीकल्चर में क्या इम्पोर्टेंट है, या अभी क्या नए इनिशिएटिव्स है, या फिर सोइंग कब करना है, किस प्रकार से
मार्केटिंग करना है, या फिर किस प्रकार से नए-नए टेक्नोलॉजी अगर हार्वेस्टिंग में आ रहे हैं तो वो कैसे यहाँ पे ये करना है, वो सब बताएँगे। तो एआई कृषि, एआई भूमि, ऐसा एआई कृषि एंड एआई भूमि ऐसे इनके नाम हो गए, मतलब एक मेल एंड एक फीमेल ऐसा दिख रहा है आपको। तो एआई कृषि यहाँ पे नाम है और एक एआई भूमि है। तो जो कि 50 इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस मिला के 50 लैंग्वेजेस में ये फोरकास्टिंग चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एआई एंकर याद रखना डीडी किसान ने स्टार्ट किया। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम से एक स्कीम आती है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम टारगेट करें कि वो डेडिकेटेड एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा टारगेट करे, और जिससे फ़ायदा क्या होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी एक पहचान आ जाएगी कि हाँ, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे एक यहाँ पे मैंने लिस्ट दिया है, देखो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है तो बनारसी साड़ीज़ के लिए, मतलब टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। फिरोज़ाबाद है तो ग्लासवेयर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। रत्नागिरी है तो अल्फांसो मैंगो के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब उनकी एक आइडेंटिटी यहाँ पे निर्माण हो जाती है, और जिस वजह से क्या होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छी डिमांड भी क्रिएट होगी, और जैसे डिमांड बढ़ेगी तो वैसा फार्मर्स को भी बेनिफिट ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर, ये स्कीम लॉन्च होती है, एंड इट इज़ फर्स्ट लॉन्च इन यूपी, है ना। सबसे पहले ये यूपी स्टेट में लॉन्च किया गया था, कुछ 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर बाद में अलग अलग, अब इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये चलाया जा रहा है, जैसे जैसे वहाँ पे फेमस प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का टैग भी दिया जा रहा है। तो बाद में आप ये लिस्ट ज़रूर देख लेना। और इसका बेनिफिट जैसे मैंने बताया कि फार्मर्स के इनकम बढ़ाने में डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, कि जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इन्होंने अनाउंस किया था कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना भी के अंडर हम इसको देख सकते हैं। ये अलग अलग प्राइसिंग थे, मतलब देखो 2022 में ये लॉन्च हुआ था, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्राइसिंग, अलग अलग फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, तो इसलिए फार्मर बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना है। तो इसमें यही एम किया गया है कि इंश्योर द यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स नेशन वाइड, रिड्यूस कन्फ्यूजन अमॉन्ग फार्मर्स एंड स्ट्रीमलाइन द सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल्सो। तो इसलिए इनका ऑब्जेक्टिव वही है कि स्टैंडर्डाइज फर्टिलाइजर ब्रांडिंग करना है। ऑल मेजर फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, डैप है, एमओपी होगा, एनपीके है, ये सभी एक ब्रांड के अंडर आएंगे, वो नाम होगा भारत नाम के अंडर। तो इससे क्या होगा, एलिमिनेट होगा ब्रांड कन्फ्यूजन, ऑप्टिमाइज सब्सिडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। और इसमें बाद में भी उन्होंने देखो नाम भी दिए है कि भारत यूरिया है, भारत डैप है, भारत एमओपी है, भारत एनपीके है। इस प्रकार से यहाँ पे वन नेशन वन फर्टिलाइजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि फसल बीमा मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम है। कि बहुत बार फार्मर्स क्या होता है कि काफ़ी खर्चा कर लेते हैं सोइंग के लिए, अ, और जैसे मानसून फेल हो जाता है या कुछ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लग जाते हैं तो बहुत नुकसान होता है। और ऐसा भी हमने कुछ केसेस में देखा है कि फार्मर सुसाइड तक कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा लॉस हो गया होता है। तो ये स्कीम 2016 में लॉन्च होती है, जस्ट फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस, कि जहाँ पे फार्मर के एक स्टेबल इनकम मिले, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर मतलब उसका चलता रहे, इनकम स्टेबिलिटी रहे, एंड रिस्क मैनेजमेंट फार्मर्स को समझे कि हाँ मतलब इस प्रकार से हमें यहाँ पे एटलीस्ट अगर लॉस हो भी जाता है तो इतनी अमाउंट मुझे कंपेंसेट तो भी हो जाएगी, मतलब जितना मैंने खर्चा किया एटलीस्ट उतना पैसा तो मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसा ये यहाँ पे इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर कवरेज होगा, जिसमें कवरेज होगा ऑल फूड, ऑयल सीड्स, एनुअल कमर्शियल वगैरह क्रॉप से, हॉर्टिकल्चर क्रॉप से, इन सब का यहाँ पे कवरेज होगा। एंड यहाँ पे प्रीमियम भी देखो अफोर्डेबल, ये कोई फ्री तो नहीं आएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें प्रीमियम भी देखना, खरीफ क्रॉप्स में फार्मर्स पे 2% ऑफ देयर सम इंश्योर्ड, मतलब जैसे 1 लाख रुपए के लिए वो 2,000 रुपए है ना, उनको यहाँ पे मतलब जितना इंश्योर करना है उसके अकॉर्डिंगली 2% खरीफ में, 1.5% रबी पीरियड में, एंड कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप से उनको 5% सम इंश्योर्ड, मतलब उतना पे करना होगा। तो इसी प्रकार से जैसे अगर कोई फार्मर 3 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो खरीफ पीरियड में वो क्या करेगा, 6,000 रुपये में मतलब 2% से 6,000 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम पे करेगा, सो दैट उसका 3 लाख का अगर नुकसान भी हो जाता है तो वो इंश्योर्ड हो जाएगा, अगर नुकसान हो जाता है तो की बात है ना। तो इस प्रकार से आप बाद में इसको देख लेना। फिर इसमें क्या सिर्फ सोइंग के लिए होता है? नो। तो यहाँ पे देखो प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट सबके लिए होगा, मतलब चाहे ड्रॉट आ जाए, फ्लड्स आ जाए या एडवर्स वेदर कंडीशन होता है, मतलब हार्वेस्टिंग करने के बाद भी अगर कहाँ पे स्टोरेज रखा था और वो खराब हो गया तो उसका भी यहाँ पे इंश्योरेंस मिलेगा।
ठीक है, लोकलाइज कैलेमिटी हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी होते हैं कि ड्यू टू साइक्लोन होगा या कुछ हार्वेस्ट में कुछ पेस्ट वगैरह लग गया, तो वो सारे इसमें कवरेज हो गए। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो अभी हमने देखा कि किसान सम्मान निधि है तो उसमें कोई एज ग्रुप नहीं था, एक एज क्राइटेरिया नहीं था। बट इस किसान मानधन में क्या है कि एज क्राइटेरिया प्रॉपर, इट इज अ स्मॉल मार्जिनल फार्मर पेंशन स्कीम इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 14, है ना, मतलब 18 टू 40 तक ये मतलब एक प्रकार से इन्वेस्ट करेंगे और फिर बाद में इनको क्या मिलेगा, मंथली पेंशन मिलेगा 3000, मतलब एक प्रकार से ये पेंशन काइंड ऑफ स्कीम है। इट एम्स टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, या उनके फ्यूचर का एक एश्योरिटी यहाँ पे मिलेगा कि जैसे उनके 60 साल कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब 18 से 40 इस एज ग्रुप में उनको मतलब नॉर्मल इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद उनको 60 साल के बाद 3000 का यहाँ पे क्या मिलेगा, यस, पेंशन मिलेगा, मंथली पेंशन। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो पेंशन अमाउंट देखो, जैसे मैंने बताया 3000 पर मंथ मिलेगा आफ्टर एज 60 एज। वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम है ये। मंथली अमाउंट, नॉमिनल मंथली अमाउंट टू अ पेंशन फंड, मैच इक्वली बाय द गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखा जाए तो 18 से 40 है, विथ लैंड होल्डिंग ऑफ अप टू 2 हेक्टर, मतलब 2 हेक्टर तक ही लैंड है या अप्रोक्सीमेटली 5 एकड़ तक है, तो वही एलिजिबल हो गए इस स्कीम के लिए। उसके बाद देखो अब यहाँ पे इनको कितना पे करना है, तो देखो फार्मर्स एज एट द टाइम ऑफ द एनरोलमेंट विथ यंगर फार्मर्स पेइंग अ स्मॉलर मंथली अमाउंट, जैसे 18 साल अगर होगा तो 55 रुपये पर मंथ वो पे करेंगे, एंड लगभग 40 ईयर्स मतलब थोड़ा लेट अगर एनरोल करते तो 200 रुपीज़ पर मंथ तक का वो एनरोल तो वेरिएट करेगा, मतलब हर साल के वाइज वो वेरिएट करेगा। तो इनको इतना पे करना है, फिर उनको 60 साल के बाद इनको मिलेगा 3000 पर मंथ। ओके, मतलब एक एश्योर्ड अमाउंट कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगी। देन आता है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट मिशन है। इसका मैंने बहुत अच्छा एक कवरेज एपीकल्चर का प्लेलिस्ट है, मतलब पूरे ऑल रेवोल्यूशंस मैंने एग्रीकल्चर के कवर किए, उसमें एक एपीकल्चर नाम से एक रिवोल्यूशन कवर किया है, उसमें इसका डिटेल कवरेज लिया। बट इन शॉर्ट हम देख लेते हैं कि बी कीपिंग एंड हनी मिशन में 2020 में लॉन्च हुआ था। आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया के अंडर इसको हम चलाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ही आता है, जिसमें हम इनकम बढ़ाएंगे फार्मर का, बूस्ट हनी प्रोडक्शन इन इंडिया, एंड इवन एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी हम जनरेट करेंगे, जिसमें सिर्फ हनी नहीं तो बाकी वैक्स है, रॉयल जेली है, बी वेनम है, प्रोपोलिस नाम से एक आता है, वो भी मैंने उस सेशन में बताया डिटेल में। वो ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाके एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेना सभी रिवोल्यूशंस को। इवन पॉलिनेशन में भी मदद होती है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो सकता है अगर आप पॉलिनेशन करोगे तो, और उतना अगर फ्लोरिकल्चर आपके पास है, हॉर्टिकल्चर है, उसका भी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रमोट इंडियन हनी इन अ ग्लोबल मार्केट ऑल्सो, जैसे मैंने बताया एक्सपोर्ट भी हम बढ़ा सकते हैं। तो यही लेक्चर आपको मिलेगा काफ़ी डिटेल में, देखो यहाँ पे मैंने कवर किया एपीकल्चर, लेक्चर नंबर 7 प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में। बाकी इनकम बेनिफिट मिलेंगे, फार्मर इनकम डबल हो जाएगा, स्टैबिलिटी या अलाइड सेक्टर से भी उनको इनकम जनरेट होगा, एंड इवन क्रॉप की भी इल्ड ऐसा देखा गया है कि जब एपीकल्चर आप आसपास करते हो तो 20 से 25% तक क्रॉप इल्ड बढ़ जाती है आसपास के रीजन में। ठीक है, तो ये सारे अदर बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी नाम से एक स्कीम आती है, नाम में ही है ड्रोन, मतलब अब फार्मर्स को या वुमेन फार्मर्स को हम क्या करेंगे कि ड्रोन यहाँ पे कैसे फ्लाई किया जाता है उसका ट्रेनिंग देंगे, उसका स्किल डेवलपमेंट करेंगे। बट ये क्यों करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये ड्रोन उड़ाना इसलिए सीखाना है क्योंकि इसके थ्रू हम पेस्टिसाइड्स वगैरह दे सकते हैं, मतलब फर्टिलाइजर्स होगा या पेस्टिसाइड्स होगा, अब आज के डेट में हम देख रहे हैं कि वो इजीली ड्रोन के थ्रू भी हम दे सकते हैं। तो ये इनोवेटिव काफ़ी स्कीम है, डिज़ाइन टू एम्पावर रूरल वुमेन बाय ट्रेनिंग देम इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 2030 में मतलब अभी कुछ लॉन्च हुआ है, लगभग 1260 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें 15,000 प्लस ड्रोन का ऑलरेडी वितरण हो चुका है। तो ये ज़रूर देख लेना कि जिससे हम वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं और रूरल इंडिया में हम वुमेन्स को भी मोर पार्टिसिपेशन विथ मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। उसके बाद है सॉइल हेल्थ कार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। जैसे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन में काफ़ी, उसके बाद भी कहे तो काफ़ी नुकसान हुआ था पंजाब हरियाणा या बाकी वेस्टर्न यूपी जहाँ पे भी ग्रीन रिवोल्यूशन एक्सपांड हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए थे और जिससे सॉइल सैलिनेशन बढ़ा। जैसे हम हमारी बॉडी के बारे में देखते हैं कि जितना हमें एक आधे अगर कुछ बीमारी है तो उसी का हम मेडिसिन लेते हैं, तो वैसे ही सॉइल के लिए भी जितना
चाहिए, जो चाहिए उतना ही फर्टिलाइजर दिया तो बेटर होता है। जैसे ट्रेडिशनली आप देते आ रहे हो एब्रप्टली, मतलब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देते आ रहे हो, तो वो हमेशा देने की ज़रूरत नहीं। इससे सॉइल का टेस्टिंग करना, सॉइल का प्रॉपर मिनरल चेक करना, वो सब करके यहाँ पे एक सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जो ये 2015 में स्कीम लॉन्च की गई थी। जिससे क्या होगा कि सॉइल को जितना चाहिए उतना ही फर्टिलाइजर दिया जाएगा, जितना चाहिए उतना ही इरिगेशन होगा। जिससे इरिगेशन में अगर अच्छा हो जाए, वाइज इरिगेशन हम करें, तो फिर वाटर कंजर्वेशन भी होगा एंड फर्टिलाइजर सिर्फ जितने चाहिए उतने देने से फिर कम भी फर्टिलाइजर की यूज होगा और इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। इवन फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते तो इंपोर्ट बर्डन भी कम हो जाएगा एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रहेगा, क्योंकि आगे चल के उस सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बने रहेगी। तो encourage balanced fertilizer use, promote sustainable agriculture and co-effective agriculture also। देख लेना, इसमें सॉइल टेस्टिंग एनालिसिस वगैरह चलता है, प्रॉपर एनपीके क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, मतलब हर लेवल पे उसका एनालिसिस किया जाता है। कस्टमाइज सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, मतलब हर फार्मर को अलग अलग अपने ज़मीन के अकॉर्डिंगली एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से कितना फर्टिलाइजर देना है वो सब होगा। इसमें बाइनियल टेस्टिंग होता है, जैसे एवरी 2 ईयर को इसका फिर से रीटेस्टिंग किया जाता है एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। जैसे हम देखते हैं कि IWMP था, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो 2006-07 में कुछ आया था। उसके बाद अगर हम कहें तो एक बड़ी इरिगेशन या कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन योजना, मतलब यही योजना है जिसके अंडर हम देखते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये भी स्कीम चलाया गया था कि मतलब कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर हम कैसे करें। तो ये स्कीम जो है लगभग 31 लाख हेक्टर्स में हम एक्सपांड करने वाले थे, और जिसमें माइक्रो इरिगेशन ये टारगेट होगा, मतलब जितना हो सके उतना ड्रिप इरिगेशन एक्सपांड करो, कम से कम पानी हम जितना यूज़ कर सके उतना करना है। यहाँ पे इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी होगी, कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन बढ़ाना है। जो पहले समझ लो कि सिर्फ किसी के पास 10 एकड़ है बट 2 एकड़ में ही अगर ड्रिप है, तो बाकी जो 8 एकड़ बचा है वहाँ पे भी हम एक्सपांड कर पाएँ, सो दैट जो फ्लड इरिगेशन हो रहा है, जहाँ पे वाटर वेस्टेज हो रहा है, वो सब कम हो जाए। और सीजनल जो सिर्फ कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर, वो थ्रू आउट द ईयर कर पाए, बिकॉज उनके पास पानी एक्स्ट्रा बचेगा तो वो और महीने भी खेती कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको ज़रूर देखना। एंड रिसेंटली इसमें हमने सोलार पंप्स का भी चलाया है, क्योंकि क्या होता था कि सब ड्रिप किया, बहुत अच्छा इरिगेशन किया, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो फिर यहाँ पे ड्रिप का उतना प्रमोशन नहीं हो रहा था या फिर यूज़ नहीं हो रहा था ऑन फील्ड। तो इसलिए सोलार बेस पंप चला है, तो फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी अगर चली जाती है तो ये सोलार पंप चलेंगे। तो ये इसमें अभी रिसेंटली एक्सपांड किया गया है। उसके बाद है, देखो, इसमें वही नारा है कि इंश्योरिंग मोर क्रॉप पर ड्रॉप, 50,000 करोड़ इसमें लगभग इन्वेस्ट होने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। एंड यहाँ पे दिखा आपने, फैसिलिटिंग फार्मर्स फॉर इंस्टॉलिंग सोलार वाटर पंप्स इन फील्ड इरीगेशन। तो बाकी इसके टारगेट आप बाद में स्टॉप करके भी देख सकते हो, क्योंकि हम एक रैपिड कवरेज कर रहे हैं। जब अगर आपको लगा कुछ एरियाज नोट करने थे आपको, तो वो आप स्टॉप करके भी आप उसको बाद में पढ़ लेना। तो इसमें देखो, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम सब्सिडी सपोर्ट होगा। ड्रिप इरिगेशन में लगभग 55 to 60% तक, 55 to 60% तक यहाँ पे सब्सिडी मिलेगा फॉर ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन विद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी कर रहे हैं हम। वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज नए नए जितने भी आ सकते हैं वो हम लेके आ रहे हैं। एंड मोस्टली इसका टारगेट होगा वाटर स्कार्स रीजन, वाटर स्ट्रेस रीजन, ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया पे। नेक्स्ट है आयुष्मान सहकार योजना। इसमें देखो, ये 2020 में स्टार्ट हुई थी टू रिवोल्यूशनाइज द रूरल हेल्थ केयर। तो याद रखें कि रूरल एरियाज में काफ़ी कम लोग अवेयर होते हैं डिफरेंट डिसीजेस के बारे में, डिफरेंट न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऐसे रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन है उनको हम क्या करें, हेल्थ केयर एम्पावरिंग कोऑपरेटिव्स टू बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो इनको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज हम, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह होते हैं, वो सब इसके थ्रू अवेलेबल करा के देंगे, तो दैट रूरल इंडिया में जितना हेल्थ अच्छी रहेगी वो उतना अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये जो स्कीम है NCDS के अंडर भी चलाई जाती है, वो ध्यान रखना। स्कीम इज NCDC सॉरी, फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव ऑन होलिस्टिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन एंड सर्विस। मतलब इसमें एजुकेशन भी दिया जाएगा, सर्विस भी प्रोवाइड होगी, और स्मॉल प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे होते हैं वैसे भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आयुष्मान सहकार योजना है ना, ज़रूर याद रखें। इसके बाद इसके जो अदर टारगेट्स है वो बाद में आप ज़रूर पढ़ लेना।
देन परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। जैसे आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ओवर फोकस ऑन एचवाईवी सीड्स, ओवर फर्टिलाइजेशन, ओवर पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से बहुत इकोसिस्टम डैमेज हुई एंड ओवर द टाइम प्रोडक्टिविटी बहुत कम हुई। तो अभी हमारी लास्ट 2-3 साल में सरकार जितने भी हो सके, जैसे पीएम प्रणाम नाम से एक स्कीम आया था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम है या परंपरागत कृषि विकास योजना है, इन सब में हम ट्राई कर रहे हैं कि पूरा नहीं बट कुछ लेवल तक हम जो हमारी ज़मीनें हैं उनको या फार्मर से उनको डाइवर्ट करें टूवर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उसी प्रकार की ये भी एक स्कीम है जो कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अंडर चलाई जाती है, परंपरागत कृषि विकास योजना। अब ये क्या है आगे देखेंगे, बट इसमें याद रखना प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सबसे बड़ा टारगेट है। तो जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर 7 लाख हेक्टेयर के आसपास था, 14 के आसपास जो एग्रीकल्चर है, मतलब एरिया अंडर एग्रीकल्चर, वो हमें 22 हेक्टेयर तक 2017-18 तक बढ़ाना था, जिससे 3,60,000 तक फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ इसमें टारगेट किया था। तो फाइनली क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हम प्रमोट करेंगे, सॉइल हेल्थ अच्छी देखेंगे, जैसे हो सकते हो वैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे, इंक्रीज फार्मर इनकम होगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, सर्टिफिकेशन मार्केटिंग है एंड प्रमोट रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो, जिससे क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट होगा। तो एट द एंड वही है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टारगेट करना है। ऐसा एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए कि बस 5-10 साल में पूरा डिटोरिएट कर दिया, बहुत इनकम हो गया, बहुत एल्ड हो गई, बट 10 साल बाद वो ज़मीन कुछ काम की नहीं है। इसको हम तोड़ के क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। देख लेना 50 लाख मार्जिनल फार्मर्स को हम ज़्यादा यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम टारगेट कर रहे हैं। तो मोस्टली इसमें मार्जिनल फार्मर्स पे हम ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर लॉस भी हो जाता है कभी वेदर या क्लाइमेट के इश्यूज की वजह से, तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम होती है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में तो ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट होती है। अगर नुकसान भी हो जाए तो फिर वो कंपेंसेट कहीं ना कहीं हो जाएगा, मतलब लॉस कम हो जाएगा एट द एंड। इस पे देखो 3.5 लाख वर्थ ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय फार्मर्स ऑन जैविक खेती पोर्टल, ऐसा कुछ क्रिएट किया है, जिसमें उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, काउ डंग वगैरह होगा या बाकी फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, तो ऐसा एक पोर्टल क्रिएट किया है, जैविक खेती पोर्टल, जिसमें ये सब उनका प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा, जिससे उनको 4 पैसे और भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था प्रोग्राम। बट देखना, ये प्रोग्राम जो हम देख रहे हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर है, जो 2014 में लॉन्च हुआ था, और ये किसका पार्ट है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सबको पता है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2008 में शुरू हुआ था। जो इंडिया यूएनएफटीपीसी का पार्ट है, 1992 में जो अर्थ समिट रियो समिट हुई थी, उसमें यूएनएफटीपीसी एक वन ऑफ द कंपोनेंट आया था। अब इस यूएनएफटीपीसी के टारगेट इंडिया में अचीव करने के लिए इंडिया ने एक एक्शन प्लान जारी किया, जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर 8 मिशन आते हैं, और उसमें से एक मिशन है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हम ऐसा एग्रीकल्चर करेंगे कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऐसे प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करेंगे। तो याद रखें, एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी स्पेशली इन रेनफेड एरियाज, ये भी टारगेट है। एंड दूसरा है कि ऐसा एग्रीकल्चर अडॉप्ट करेंगे जिससे एनवायरनमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट हो या ना के बराबर इम्पैक्ट हो। तो इसमें देखो, एनहांसिंग सॉइल हेल्थ है, इंप्रूविंग वाटर यूज इफिशिएंसी, प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर है। मतलब जहाँ पे क्लाइमेट चेंज अभी होते जा रहा है, हीट वेव्स आती जा रही है, तो इसमें भी जो टिक सकता है ऐसा क्रॉप, रेजिलिएंट क्रॉप हम लगाएं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाए, मतलब प्लगिंग मेथड्स वगैरह अवॉइड करें, नो टिल मेथड जो है वो अडॉप्ट करें, है ना। ऐसे अलग अलग मेथड आती है, जो कभी हम आने वाले कुछ दिनों में मैं क्रॉपिंग पैटर्न भी लेने वाला हूँ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रॉपिंग पैटर्न। तो उसमें ये ज़रूर मैं कवर करूँगा कि कौन से पैटर्न्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस एक नॉर्मल हम ओवरलुक करें। देन क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट नाम से एक स्कीम आती है, जिसमें आपको पता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन होने का एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है, वो क्या है, कि स्टबल बर्निंग। इसी स्टबल बर्निंग के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लेके आया, कि जैसे हैप्पी सीडर चलाया, या फिर लोकूर एक कमेटी बिठाई थी जिसमें इसको बैन कर रहे थे हम, फिर पूसा डिकम्पोजर लेके आया। तो उसी प्रकार से एक क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट नाम से एक स्कीम आती है, कि जहाँ पे देखो जिसमें टारगेट क्या किया जाता है कि जितना हो सके हम ये क्रॉप रेसिड्यू जो है उसको वेल मैनेज करें।
उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करे, ना कि जलाए। पावर जनरेशन में यूज़ करे, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको बायोफ्यूल में यूज़ करे, या मशरूम कल्टीवेशन में, या जहाँ पे भी एप्लीकेशन हो सकता है वहाँ पे करे, बट विदाउट बर्निंग। क्योंकि इसके बर्निंग से आपको पता है कि जैसे दिल्ली में जो स्मॉग इशू होता है मोस्टली विंटर में, वो तो बहुत ज़्यादा है। उसके ही इम्पैक्ट आप देख रहे हो कि दिल्ली में एक्यूआई क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स मोर देन 600-700 भी चला जाता है। तो वो कम हो जाए, क्लाइमेटिक पोल्यूटेंट से, पार्टिकुलेट मैटर से वो कम हो, कार्बन सूट भी निर्माण होता है, और जिससे ब्लैक कार्बन से क्या होता है कि हिमालय में वो डिपॉजिट हो जाए, तो इससे एल्बेडो कम होता है, और जिससे क्या होता है ग्लोबल, मतलब बेसिकली हिमालय का जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। तो वो इम्पैक्ट हम कम करें, ह्यूमन एनवायरनमेंट या इवन हम पे भी जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं वो भी जिस तरीके से हम कम कर सकते हैं वो कोशिश करें। तो इसलिए ये अगर इम्पैक्ट कम करने तो हमें ये क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम डेफिनेटली सक्सेसफुल करते आना चाहिए, राइट। तो प्रिवेंट बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, इसमें सॉइल हेल्थ भी बढ़ेगी, क्योंकि जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अगर बर्निंग करने से क्या होता है वो डेड हो जाते हैं, इसलिए वो भी कंजर्व हो गए। रिड्यूस एयर पोल्यूशन, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनकरेज यूज ऑफ क्रॉप रेसिड्यू फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। इवन यहाँ पे इसी मिशन में, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मिशन में, उन्होंने बताया कि हैप्पी सीडर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब ये ज़रूर देख लेना, एक ट्रैक्टर जैसा होता है जहाँ पे प्रॉपर सीड हम डायरेक्टली जो प्रीवियस क्रॉप है उसके अंदर ही सीड मतलब सोइंग कर सकते हैं, सीडलिंग कर सकते हैं, सो दैट उसको प्रीवियस क्रॉप को जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्चर्स भी एक होते हैं। उसके बाद बलेर मशीन नाम से ये काफ़ी फेमस हो रहा है आजकल, कि जिसमें ये जो क्रॉप रेसिड्यू बचेगा वो एकदम एक मशीन के थ्रू इजीली वो रोल आउट किया जाएगा, और उसका प्रॉपर फिर मैनेजमेंट के लिए भी वो सिंपल चला जाएगा, मतलब सिंपल हो जाएगा, जिसको हम बाद में फिर ये ऐसे जो कंप्रेस्ड ग्रास है या स्टबल है उसको फिर आप बाद में बायोफिल इंडस्ट्री हो या कोल पेलेट्स बनाने हैं या फिर एनिमल फीड एज अ फोडर यूज़ करना है तो उसको अलग अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हो। फिर बाद में चॉपर वगैरह भी आते हैं अलग से, वो भी हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से लिंक्ड आएगा क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम। उसके बाद है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो 2007 में हमने लॉन्च किया था, काफ़ी पुरानी स्कीम है, बट कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स चलते रहता है, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। जिसमें राइस, व्हीट एंड पल्सेस हम एश्योर भी करते फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, कि जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम प्राइस में सबको फूड अवेलेबल हो। तो यही हमने देखा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चालू किया था, बट इस मिशन में क्या है अलग से, तो इस मिशन में है कि प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा तभी जाके हम लोगों को इंश्योर कर पाएंगे। तो इसलिए इस मिशन में क्या है कि इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स, एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, पर हेक्टर इल्ड है, या प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होगी, वो भी हमें बढ़ानी है। इंप्रूव फार्म इनकम, मतलब जो फार्मर्स का इनकम है वो भी इंक्रीज करना है, एंड रूरल इकोनॉमी का स्ट्रेंथ करना है। तो ये मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर हम एक फूड सिक्योरिटी जो है उसमें जो कम कॉस्ट पे अवेलेबल कराना है, अब मतलब पुअर पॉपुलेशन या सभी पॉपुलेशन को फूड सिक्योर करना है, वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इसलिए इस मिशन पे डिपेंड है कि हम किस प्रकार से फूड सिक्योरिटी इंडिया में मेंटेन कर पाते हैं। उसके बाद एक सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, so it is aimed at enhancing the production and availability of high quality seeds and planting material। तो कैसे हाई क्वालिटी मटेरियल या सीड्स हम अवेलेबल करा सकते हैं फार्मर्स के लिए, तो ये लॉन्च हुआ था। ब्रॉडर फ्रेमवर्क एक है NMAET, इसको जरूर याद रखें, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें 4 सब स्कीम है कि अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मतलब क्या है कि डिफरेंट लैब्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। बट ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कभी कभार ऐसा होता है कि फिर वो खेतों तक पहुंच ही नहीं पाते, फार्मर्स तक पहुंच नहीं पाते। तो इन्हीं रिसर्च को जब एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट किया जाता है, इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो ये स्कीम उसी पे टारगेट करती है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, कि वो सब ऑन फील्ड एक्चुअल में काम करे। जिसमें फिर 4 स्कीम है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नाम से एक आती है, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल एक नाम से आती है, सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग जिसके अभी हम चर्चा कर रहे थे। एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन के बारे में भी आता है, एंड प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, है ना। ये 4 इसके सबमिशन है। तो फाइनली सबका एक मेन मोटिव यही आएगा कि यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रिसर्च एंड
डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन इन्फॉर्म कराना है, दैट्स ऑल। देखो, एनहांस सीड प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी सीड अवेलेबिलिटी है, इम्प्रूव सीड रिप्लेसमेंट रेट है, या फिर इम्प्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी होगा, बूस्टिंग प्लांट मटेरियल फॉर हॉर्टिकल्चर ऑल्सो। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम। तो ये 2021 में कुछ लॉन्च हुई थी टू प्रमोट ऑयल पाम कल्टिवेशन, बिकॉज यू नो दैट इंडिया में अगर पूरे फूड बास्केट में सबसे ज़्यादा अगर किसी का बर्डन होगा तो वो किसका बर्डन है? पाम ऑयल इंपोर्ट का या ऑयल सीड्स का। तो इंडिया हाईली डिपेंड है ऑयल सीड्स के इंपोर्ट पे, तो यही कम करना है, इंपोर्ट बर्डन भी कम करना है, और जो इंस्टेबिलिटी भी कई बार आते हैं, जैसे यूक्रेन वॉर हुआ या इंडोनेशिया ने कुछ अलग पॉलिसी अपने बनाए, तो इसमें भी ऑयल के प्राइसेस फिर बहुत ज़्यादा रेगुलेट हो जाता है। इसीलिए फिर इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने ये स्कीम स्टार्ट किया कि ब्रिंगिंग 6.5 लाख अंडर द ऑयल पाम प्लांटेशन एंड 3.28 लाख इन नदर्न ईस्टर्न स्टेट। मतलब इसमें हम ज़्यादा टारगेट कहाँ कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट, यहाँ पे वार्म क्लाइमेट वगैरह सपोर्टिंग क्लाइमेट है, एंड रेनफॉल भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये मोस्टली इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्रॉप में आता है। तो रेनफॉल ज़्यादा आपको वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा अच्छा मिलेगा, इसलिए हम टारगेट इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में। इवन गवर्नमेंट सेट्स आउटले ऑफ 11,000 करोड़ फॉर 2021 एंड 2025-26 तक। मतलब इन 4-5 साल के लिए हम 11,000 करोड़ लगभग इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे क्या होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल हम इंक्रीज करेंगे, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, एनहांस फार्मर इनकम, और मोस्टली नॉर्थ ईस्ट का जो बैकवर्डनेस है वो भी हम कम कर सकते हैं। वहाँ पे भी एग्रीकल्चर एक रिवोल्यूशन नॉर्थ ईस्ट में ला सकता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑयल पाम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो, ये भी हम यहाँ टारगेट करें। बट हाँ, इसका एक निगेटिव हो सकता है कि पाम ऑयल एरियाज जहाँ पे भी बड़े हैं वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है। तो इसलिए हम ये लास्ट पॉइंट बताते हैं कि वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तब हमें मेक श्योर करना है कि इसके एनवायरनमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, बहुत ज़्यादा झूम कल्टिवेशन वगैरह ना हो, एक लिमिटेड लेवल पे होना चाहिए जितना हम फिर से रीप्लांटेशन कर सकें। नेक्स्ट स्कीम है MIDH। MIDH मतलब वो स्कीम की जो हॉर्टिकल्चर की सबसे इंपॉर्टेंट कोर स्कीम है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो 2005 में आया था, उसी के बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया में क्रॉप कल्टीवेशन से अलग भी हॉर्टिकल्चर भी प्रमोट होने लगा, बागबानी मिशन भी चलने लगे। हॉर्टिकल्चर में आप सबको पता होगा कि 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं: फ्लोरिकल्चर, फ्लावर प्रोडक्शन, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का प्रोडक्शन। तो इससे रिलेटेड है ना, बहुत सारी स्कीम थी 2005 के बाद। कोई बाम्बू मिशन चल रहा है या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट में अलग फ्रूट्स एंड फ्लोरिकल्चर का मिशन चल रहा है। तो सभी स्कीम को 2014-15 में हमने एक साथ किया और एक सिंगल स्कीम बनाई, MIDH। तो NHM अब मर्ज हो चुकी है MIDH में, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इसमें देखना नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशंस को हमने यस मर्ज किया। देखो कौन से स्कीम है: हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नेशनल बाम्बू मिशन, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एंड मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स ना। इन सबको हमने क्या किया? एक साथ किया और एक सिंगल स्कीम बनाई। तो लगभग देखो जो 2014-15 में स्टार्ट होती है विथ इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल स्कीम इंक्लूडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट NHM स्कीम। एंड फिर इसमें हमने क्या टारगेट किया कि अभी तक जो नहीं किया था, जैसे फ्लोरिकल्चर वगैरह वो सब टारगेट कर रहे हैं, बट अब पॉली हाउसेस को ईजिली अवेलेबल करा के दे, फिर गोडाउन अवेलेबल करके दे, कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल करके दे, क्योंकि फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये जल्दी ख़राब होता है, तो इसलिए इनको हम प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज वगैरह अवेलेबल करके दें। इवन जो पुराने वाले कोई ऐसे हॉर्टिकल्चर लैंड है जो उतने प्रोडक्टिव नहीं थे, बट उनको अब फिर से हम प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें, उनको रिवाइव करें, रिजुविनेट करें। नर्सरीज टिश्यू कल्चर वगैरह प्रोवाइड करें, नए सीड्स वगैरह होगा, उसमें कुछ R&D हुआ है तो वो भी हम प्रोवाइड करने पे टारगेट करेंगे, और फार्मर्स को इसमें इंसेंटिव्स भी मिलेगा। इवन वाटर रिसोर्सेस, वाटर स्ट्रक्चर, ड्रिप इरिगेशन वो प्रोवाइड करें, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेड नेट्स इनके लिए सब्सिडाइज करें। तो ये सब की वजह से फिर क्या होगा? हॉर्टिकल्चर भी इंडिया में प्रमोट होगा। एंड यू नो दैट वर्ल्ड में हम सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। तो उसको हम कैसे फर्स्ट पे लेके आ सकते हैं वो देखेंगे, सो दैट फार्मर का इनकम और बढ़ा पाए इसमें। ठीक है, तो ये स्कीम ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसी के अंडर हम देखते हैं कि और एक अरोमा मिशन एंड पर्पल रिवोल्यूशन देखेंगे, जो CSIR के थ्रू स्टार्ट हुआ था। इट इज़ ए इनिशिएटिव बाय CSIR जम्मू। CSIR का IIM नाम से एक सेंटर आता है जम्मू का, वो हम आगे देखेंगे। तो उसके अंडर ये अरोमा मिशन स्टार्ट होता है, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट एंड मतलब मोस्टली जम्मू कश्मीर एंड जो हिमालयन स्टेट है
ऐसे रीजन्स में हम फ्लोरिकल्चर को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें अरोमा मतलब अरोमेटिक प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको ग्रो करेंगे, या फ्लावर्स के जो प्रोडक्शन है उनको ग्रो करेंगे, सो दैट इनको भी एक इकोनॉमी जनरेट हो पाए। इसका डिटेल एक अरोमा मिशन नाम से हम सेपरेट देखने वाले हैं, वहाँ पे कवर करते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, देखो 2007 में लॉन्च हुई थी, जहाँ पे फार्मर वेलफेयर के लिए हमने ये स्कीम स्टार्ट किया था, कृषि विकास योजना, कि जिसमें स्पेशल फोकस होगा हॉर्टिकल्चर बेस्ड वैल्यू चेन एंड मार्केटिंग पे, improve agriculture growth and development of the country. It aims to increase the productivity of agriculture and प्रोडक्शन होने के बाद उनका जो सेल वगैरह होगा उसमें भी इनको मदद करना है। तो इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा राइट फ्रॉम सोइंग से लेके पूरा उसका हार्वेस्टिंग तक या मार्केटिंग तक। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2007 में शुरू हुई थी। स्टेट स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज बजट अलोकेशन, फार्मर सेंट्रिक अप्रोच रखा है, सपोर्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो ये सब मेन टारगेट्स हो गए इसमें। देन आया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो अभी मैंने बताया पर ड्रॉप मोर क्रॉप है ना, वो अभी हमने कवर किया है, शायद ये रिपीट हुआ तो इसलिए हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट मिशन देखो, नेशनल बाम्बू मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाम्बू, चलो जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ पे तो ग्रो होते ही है, बट रिसेंटली कुछ ऐसे वैरायटीज देखे गए कि वो राजस्थान में भी ग्रो हो रहे हैं, और जहाँ बाम्बू होगा उसके मल्टीपल बेनिफिट्स है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग ब्लॉक्स में, या फिर अपने हर रोज़ के जो डिफरेंट जो बर्तन वगैरह होते हैं, या मतलब लकड़ियों के जो भी प्रोडक्ट्स है वो भी बाम्बू से बनते हैं। इवन फूड में भी नॉर्थ ईस्ट में यूज़ किया जाता है, फूड प्रिपरेशन में, जिसमें काफ़ी न्यूट्रिशन भी माने जाता है। इवन जहाँ लगाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन बाकी प्लांट्स के कंपैरिजन में CO2 सिक्वेस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा है, और ऑक्सीजन मतलब काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट बनाता है। तो इसलिए बाम्बू मिशन एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। ये KVIC के अंडर लॉन्च हुआ था, खादी विकास एंड इंडस्ट्रियल कमीशन के अंडर। तो मेकिंग न्यू इंडियाज फार्मर सेल्फ रेजिलियंट एंड फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ बाम्बू मतलब प्रोडक्ट्स है ना, अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करेंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। ऐसे बाम्बू 22 बाम्बू क्लस्टर्स बनाए 9 स्टेट्स में, एंड स्किल अपग्रेडेशन एंड जीरो वेस्ट अप्रोच भी यहाँ पे रखा है। तो लगभग ये स्कीम जो है 2006 में लॉन्च हुई थी, जिसमें कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ बाम्बू हम करेंगे, एंड ऑब्वियसली ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा। एंड बाम्बू प्रोडक्ट्स पे हम ज़्यादा टारगेट्स करेंगे, जितने भी बाम्बू प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मतलब डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट में भी टारगेट करें। प्रमोशन ऑफ बाम्बू कल्टीवेशन, जिसमें वैल्यू एडिशन होगा, देखो एनवायरमेंटल बेनिफिट तो मिलेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, बूस्टिंग रूरल लाइवलीहुड एंड अल्टरनेटिव टू वुड ऑल्सो। इवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होगा, एनवायरमेंटल सस्टेबिलिटी है, लाइवलीहुड भी बढ़ेगा, जिससे 4 पैसे मतलब फार्मर्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। इवन नॉर्थ ईस्ट में भी इसको हम टारगेट कर रहे हैं, सो दैट नॉर्थ ईस्ट का भी अपलिफ्टमेंट हो। इवन टिम्बर डिमांड होती है तो उसका भी हम पेपर वगैरह प्रोडक्शन में भी इसको यूज़ करें, सो दैट वो मोर सस्टेनेबल होगा। एंड बाम्बू की ग्रोथ भी आपको पता है कि बहुत फास्ट होती है। इवन आपको पता है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2004 का, उसके अंडर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी अभी हमने बाम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का है, मतलब टिम्बर कैटेगरी में नहीं लाता है। तो इसलिए वो ट्राइबल्स भी इसको मतलब जितना हो सके उतना कल्टीवेशन कर सकते हैं, एंड इससे फिर क्या होगा कि वहाँ पे उनको एक इकोनॉमी अच्छी जनरेट होगी। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ISAM 2019 में लॉन्च हुई थी, टू इम्प्रूव द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत बार फार्मर यहीं पे फेल हो जाता है कि जितनी मेहनत वो लेते हैं, जितना प्रोडक्शन अच्छा करता है, बट अगर उनको मार्केट में जाते तो उतनी अच्छी वैल्यू मिल नहीं पाती है। तो इसी वजह से जो बीच वाले जो व्यापारी है, इंटरमीडिएटरी है, वो ज़्यादा पैसे कमाते, इतनी मतलब ज़्यादा फार्मर मेहनत करता है, बट उनको जितना नहीं मिलता उससे कई गुना ज़्यादा उनको मिल जाता है। तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो इसलिए एक अम्ब्रेला स्कीम हमने बनाई, कंसोलिडेटेड वेरियस एग्जिस्टिंग स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें इंप्रूव होगा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज इफिशियंसी एंड एनहांस इनकम ऑफ द फार्मर्स। तो इसका नाम है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसमें क्या होगा, एनहांस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज वगैरह वो सब फैसिलिटीज अवेलेबल करके देंगे हम फार्मर्स को। फिर प्रमोशन ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स, इसमें हम आगे इनाम नाम से एक स्कीम देखेंगे। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कैपेसिटी बिल्डिंग मॉडर्नाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रमोट करेंगे, प्रमोशन ऑफ वैल्यू एडिशंस है, इंप्रूव मार्केट एक्सेस है, और डिजिटलाइजेशन जो है वो उनको नॉलेज वगैरह दिया जाएगा और उसका एक्सेस भी दिया जाएगा। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट
स्कीम जो है वो ई नाम है। इस पे क्वेश्चन भी आके गया है यूपीएससी का कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, दिस प्लेटफॉर्म विच इज ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल दैट कनेक्ट्स वेरियस होलसेल मार्केट अक्रॉस द इंडिया। अब इससे क्या होगा कि इनको एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरने का मौका मिल रहा है। ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने से क्या होगा कि वो अपने प्रोडक्ट को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेच सकते हैं। इनको लग रहा है कि अब इस स्टेट में अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही, तो वो अलग दूसरे स्टेट में उसको बेच सकती है या दूसरे मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी भी होगी, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन इंटरमीडिएटरीज ऑल्सो। इससे क्या होगा, इनको एक वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, एंड इनको बेटर प्राइस मिलेगी। तो दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। इसमें 1000 मंडीज ऑफ 18 स्टेट 3 यूटीज इंटीग्रेटेड ई नाम प्लेटफॉर्म, मतलब फिर अलग अलग मंडीज अब इस पोर्टल पे आ रहे हैं, ई नाम पोर्टल पे, राइट, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल पे। एंड इसमें देखो मोर देन 1.72 करोड़ फार्मर्स एंड 2 लाख ट्रेडर्स आर रजिस्टर्ड। एडिशनल 1000 मंडीज जो है वो भी इसमें इंटीग्रेट होने वाले ई नाम प्लेटफॉर्म पे, इससे इनको एक वैल्यू अच्छा मिलेगा। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, 2020 में स्टार्ट हुआ था। इसमें भी लगभग वही है कि जो हम परंपरागत कृषि विकास योजना में देख रहे हैं, टू अडॉप्ट केमिकल फ्री एंड नेचुरल फार्मिंग, है ना, यही टारगेट होगा। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति नाम से हम इसको चलाते हैं, जिसमें देखो स्कीम हैज़ अ टोटल आउटले ऑफ 2000 प्लस करोड़ का, जो 2025-26 तक चलेगा। नेचुरल फार्मिंग बीइंग अपस्केल्ड इन मिशन मोड थ्रू द नेशनल मिशन, मतलब इसमें इनको स्किल वगैरह ट्रेनिंग होती है वो सब दिया जाएगा, और मोस्टली नेचुरल फार्मिंग पे टारगेट करेंगे। जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बायोडायनेमिक फार्मिंग है, राइट, कंपोस्ट, काउ डंग, है ना, इसी का यूज़ किया जाएगा, जिससे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम होगी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी होगा, एश्योर्ड सोर्स ऑफ उनको एक इनकम मिल जाएगा। अगर नुकसान भी होता है तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मतलब क्या है कि जहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो उनके पास ऑलरेडी प्रीवियस सीड थे या खेतों का ही जो काउ डंग वगैरह था या कंपोस्टिंग वाला जो खत था, वही यूज़ करने से फिर क्या है कि नुकसान भी एकदम से कम हो जाता है। तो ऐसा हम स्कीम चला रहे, प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। देन मिशन अमृत सरोवर एक आता है। सभी अमृत महोत्सव के टाइम, मतलब जब हम 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे कि जितने भी मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे रिजुविनेट करेंगे जो वाटर बॉडीज़ हैं, डिफरेंट लेक्स है, पॉन्ड्स हैं, जो खराब हो चुके हैं उनको हम रिवाइव करेंगे, या अगर न्यू भी है तो वो न्यू वाटर बॉडीज भी बनाएंगे, कंजर्विंग वाटर, एनहांसिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड क्रिएटिंग सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेस। तो मतलब एक प्रकार से हम सरोवर बढ़ाते जा रहे हैं ना, एक सरोवर, छोटे छोटे पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह है, वो बढ़ाते जाएंगे। एंड इसी को हमने, है ना, जल शक्ति अभियान में भी इंक्लूड किया था। और बट ये भी इसमें आया था कि थोड़ा लैग कर रहा है, कि जितना हमारा टारगेट था उससे ये थोड़ा 10-20 हज़ार कम सरोवर ऐसे कुछ बने हैं, बट ठीक है जो भी है, बट एक इनिशिएटिव तो हमारा स्टार्ट हो चुका है इसमें। ठीक है, अमृत सरोवर प्लान 75 पॉइंट्स, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 75 पॉइंट्स हम या 75 सरोवर्स बनाएंगे, ऐसा यहाँ पे एक प्लिश था वो एक प्रकार से। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे फिर गाजियाबाद में कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि, है ना, रिस्टोर हो चुके हैं 75, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में वो अचीव भी हो गया। नेक्स्ट है, तो इसमें देखो रिजुविनेट वाटर बॉडीज, एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर लेक्स पॉन्ड्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट कोइंसाइडिंग विद द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। वाटर कंजर्वेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इंप्रूव लोकल इकोलॉजी, टारगेट ऑफ 50,000 अमृत सरोवर, 50,000 तक हमें अचीव करने हैं, एंड अप्रोक्सीमेटली 10,000 कुछ क्यूबिक मीटर वाटर उसमें स्टोर होगा। अब ये जो चलाई जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये चलाई जा रही स्कीम पूरी। तो देख लेना जल शक्ति, हाँ, फिर इसमें मैंने जैसे बताया कि अमृत सरोवर योजना तो है, बट ये जल शक्ति अभियान से इंटीग्रेट किया हमने। तो वो स्कीम 2019 में स्टार्ट हुई थी, जल शक्ति अभियान। तो इसमें देखो, कैंपेन एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिसेस, रेज अवेयरनेस वाटर इश्यूज एंड, वही टारगेट है, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे टारगेट ज़्यादा करेंगे, और जितना हो सके मतलब अटल भूजल योजना भी इससे हम अलाइन करते हैं कि जिसमें ग्राउंड वाटर बढ़ा है, जितने ज़्यादा हम जैसे महाराष्ट्र में एक जलयुक्त शिवार नाम से एक स्कीम चली थी कि जहाँ पे हम पानी को है ना, मतलब जितना चेक डैम्स वगैरह बना के स्टोर कर सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टोर कर सकते हैं, वाटर शेड कर सकते हैं, उतना उस पर टारगेट किया जाएगा। एंड इवन आसपास इंटेंसिव अफॉरेस्टेशन एंड पॉन्ड इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। जैसे जल शक्ति अभियान में देखो इवन अर्बन एरिया भी आता है, छत पर वर्षा जल संचयन होगा, माइक्रो कैचमेंट जल संचय है,
पारंपरिक जल संचयन है ना, जैसे है ना, जैसे ट्यूबवेल्स एंड बोरवेल्स है, कुओं और बोरवेल के लिए पुनर्भरण संरचनाएं होगी, तो ये सब इसमें किया जाएगा। अब जल शक्ति अभियान में भी 3 फेजेस आते हैं। तो फर्स्ट है 2019 का एक फेज था कि जिसमें टारगेटेड वाटरशेड वाटर स्टेज डिस्ट्रिक्ट है उसमें टारगेट किया जाएगा। फिर कैच द रेन कैंपेन भी इन्होंने चलाया था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, मतलब जितना हो सके उतना वाटर को स्टोरेज करो। एंड 2023 में इनका फेज 3 को स्टार्ट हुआ था, जिसमें इंप्रूव अपॉन अर्लियर एक्टिविटीज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, क्लाइमेट रेजिलियंस हम इसमें सब क्रिएट करेंगे, राइट। उसके बाद देखो राष्ट्रीय गोकुल मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने जर्सी गाय वगैरह है, हाइब्रिड गाय है, वही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उनका मिल्क कैपेसिटी ज़्यादा है। बट इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो देसी गाय है, देसी ब्रीड है, A2 गिर गाय वगैरह कहते हैं हम, तो वो बहुत मतलब कम होते जा रहा है। तो उनको बचाने के लिए हम देख रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्टार्ट होता है दिसंबर 2014 में, अंडर द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। एंड इसमें देखो कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ इंडिजिनियस बोवाइन ब्रीड्स इन इंडिया, है ना, जो इंडिजिनियस है तो वो बोवाइन या वो ब्रीड्स को हम कंजर्व करेंगे, जैसे कैटल एनहांस मिल्क प्रोडक्शन भी एंड सपोर्ट लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर्स। जबकि ये दूध तो उल्टा बहुत अच्छा माना जाता है, मोर न्यूट्रिशियस माना जाता है, तो उसका अगर मार्केटिंग अच्छा करे तो इसकी वैल्यू बहुत अच्छी मिल सकती है फार्मर को, भले प्रोडक्शन कम हो जाए बट वैल्यू इक्वल रहेगी। तो ये हम थोड़ा सा मार्केटिंग पे टारगेट करेंगे, जिसमें आप देखो कंजर्व कर रहे हैं हम कुछ ब्रीड्स को, जैसे गिर है, सहीवाल है, रेड सिंधी है, थरपारकर नाम से एक आती है, तो ऐसे ब्रीड्स को हम यहाँ पे कंजर्व करेंगे। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप है एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी हम यहाँ पे प्रिजर्व करेंगे, जिसमें अब देखो गोकुल ग्राम कैटल सेंटर्स ऐसे कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंप्रूवमेंट हम कर रहे हैं, फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग है या यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी करके फिर इनको कंजर्व किया जाएगा और इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो बहुत पुरानी है, 1998 में RBI के द्वारा लॉन्च होती है, बट वो नाबार्ड के द्वारा इम्प्लीमेंट होती है। तो इसमें क्या है कि रूरल इंडिया में हम क्या कर रहे हैं कि हैज़ल फ्री क्रेडिट अवेलेबल करके दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि फार्मर को सोइंग करना है, फिर लोन आने में बहुत टाइम निकल जाता था और उसमें वो सीज़न भी निकल जाता था खरीफ वाला, फिर बहुत लॉसेस यहाँ पे देखे जा रहे थे। तो उनको जो टाइम पे फंड मिलना चाहिए, तो एक प्रकार से क्रेडिट कार्ड जैसा वर्क करता है, तो कि हम इंस्टेंट अभी खर्चा कर सकते हैं, बाद में उसको पे ऑफ करना है। तो हैज़ल फ्री क्रेडिट टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्रोडक्शन होगा एंड पोस्ट हार्वेस्ट तक होगा, यहाँ तक उनको अलाउ मतलब अवेलेबल किया जाता है कुछ फंड। जहाँ पे देखो कंसेशनल क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़ विच इज़ लाइकली टू बेनिफिट 2.5 करोड़ फार्मर्स यहाँ पे हो गए, अलग अलग सेक्टर में, नॉट ओनली क्रॉपिंग सेक्टर, बट इसमें एनी मतलब बाकी जो अलाइड सेक्टर उसके लिए भी फंड्स दिए जाएंगे। इजी टू एक्सेस क्रेडिट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों क्रेडिट मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी यहाँ पे, रिड्यूस डेप्ट डिपेंडेंसी होगी, क्रेडिट लिमिट भी यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के बेसिस पे दिए जाएंगे, एंड इंश्योरेंस कवरेज भी इसमें मिलेगा, वो भी इसका इंक्लूडेड पार्ट होगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा, 2018 में स्टार्ट हुआ था। तो फार्मर्स को एक फेयर इनकम, जैसे हम कहते हैं ना MSP हम देखते हैं उसी प्रकार से, तो इसमें फार्मर रिसीव अ फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूसेस एंड देयर वर सेफ गार्डिंग देयर इनकम ऑल्सो। तो इसमें हम इनको इंश्योर कर रहे हैं, बस उनको जो फंड मिलने वाले या फिर जो रेन्यूमरेशंस मिलने वाले, उसका हम क्या करें, इंश्योर करें, मतलब एक प्रॉपर रेन्यूमरेशन उनको मिले, प्रॉपर मुबदला उनको मिले। एम टू कंट्रोलिंग प्राइस वोलेटिलिटी एंड इसेंशियल कमोडिटीज फॉर कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल, मतलब कई बार होता है कि उनको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती है कुछ प्रोडक्ट्स को, तो वो ना मिले, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए ये PM आशा नाम से एक स्कीम चलाया था। तो देखो इसमें एश्योर हो रहा है MSP, रिड्यूस डिस्ट्रेस ऑफ सेल, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, है ना, एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम इसमें हम चला रहे हैं, जिसमें मेनली नाफेड है, FCI है एंड MSP जो CACP डिक्लेयर करता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ करनी है। तो ईयर 2000 में हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ऑल वेदर कनेक्टिविटी, इंप्रूव एक्सेस टू सोशल सर्विसेज, या पूरे रोड्स को जितना हम हो सके उतना कनेक्ट किया था। ये फेज 3 में 3 फेजेस में चला था, 2000 से 2012, मतलब 12 साल का एक फेज था, जहाँ पे अलग अलग हम अनकनेक्टेड जो हैबिटेशन थे, रूरल एरियाज थे, उनको हमने रोड से कनेक्ट करवाया। और ये मोस्टली MG नरेगा के थ्रू आपने सुना होगा,
कि ये सब हम रोड्स वगैरह कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, मतलब रूरल एरियाज में एमजी नरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं और रोड भी वहाँ पे बनवा रहे थे। 2013 में देखो सेकेंड फेज आता है, एम टू अपग्रेड रोड्स built under the this will connect rural areas to the national economic network एंड दिस थर्ड इसमें 19 में जो लॉन्च हुआ था उसमें देखो, और फिर हमने जितने भी 2.5 लाख किलोमीटर्स का बाय 2025 हम एक्सपांड करने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती। नेक्स्ट है देखो पर्पल रिवोल्यूशन। पर्पल रिवोल्यूशन ये एक मिशन है अरोमा मिशन के अंडर, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया कि 2016 में लॉन्च हुआ था CSIR के अरोमा मिशन के अंडर, जिसमें देखो प्राइमरली इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू द IIM जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसमें हम क्या करें, अरोमेटिक प्लांट वगैरह पे टारगेट करें। अरोमा मिशन मतलब नाम में ही है कि अरोमा मतलब स्मेल है ना, जो हमें काफ़ी हम इसेंस इंडस्ट्री कहते हैं, जो काफ़ी सारे परफ्यूम से लेके फिर अलग अलग जो कार में रूम फ्रेशनर्स हो गए, एयर फ्रेशनर्स हो गए ना, उसमें हम काफ़ी इंपोर्ट कर रहे थे। तो वो इम्पोर्ट बर्डन हमें कम करना है और इवन हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल बने ऐसा देखना है, क्योंकि हिमालय इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन, अरोमेटिक प्लांट प्रोडक्शन। तो इसलिए फिर हमने जम्मू कश्मीर में ये टारगेट किया, लैवेंडर मिशन हो या अरोमा मिशन हो, प्रमोटिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स, सेल्फ रेजिलियंस इन अरोमा प्रोडक्ट एंड एनकरेज एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब उल्टा इसमें फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छा जनरेशन हो सकता है। तो ये अरोमा मिशन हम चला रहे, देखो मोस्टली जम्मू कश्मीर से शुरुआत की, बट ये बाद में एक्सपांड होना एक्सपेक्टेड है और इसमें काफ़ी हाई रिटर्न्स आ सकते हैं, बिकॉज इसका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ना, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से काफ़ी अच्छा इसमें कनेक्शन है। तो देख लेना, ये 2016 में हमने कुछ लॉन्च किया था, अरोमेटिक प्लांट एंड पर्टिकुलरली इज एरिया विद डिफिकल्ट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब वही हिमालय के रीजन्स में। तो इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ के फार्मर्स को मिलने वाला है। जो यहाँ पे लैवेंडर वगैरह प्रोडक्शन हो गई, इसमें भी कुछ फ्लावर्स मैंने यहाँ पे बताए थे, वो बाद में आप देख सकते हो, रोजमेरी है, जास्मिन है, लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है ना, इनका प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाएगा। इवन जर्मेनियम है, लैवेंडर है, इसका बहुत बड़ा मार्केट हम देखते हैं अलग अलग अरोमेटिक इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, सो दिस इज सम ऑफ द स्कीम। अब कुछ बच्चे कुछ स्कीम हम बाद में देखेंगे। अब देखना, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कुछ और भी स्कीम्स है जो मैं आपको एक एज अ असाइनमेंट देना चाहता हूँ, जिसमें देखो लिस्ट मैं कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। तो जिसमें देखो प्रधान, मतलब काफ़ी सारे स्कीम हम इसमें से कवर कर चुके हैं, बट जो स्कीम जैसे ग्रामीण भंडारण योजना है, ये आप ज़रूर देखना। उसके बाद माइक्रो इरिगेशन फंड नाम से एक स्कीम है, बाकी तो हमने सभी देखे हैं। लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल नाम से एक स्कीम आती है। एग्रो फॉरेस्ट्री मिशन कुछ है। नेशनल डेयरी प्लान होगा, बाकी तो हमने सब देख लिया। गोकुल मिशन हमने देखा। उसके बाद ब्लू रिवोल्यूशन रिलेटेड, अगर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अगर आप देख पाओ, या उसका मैंने एक पूरा लेक्चर लिया है, वही एग्रीकल्चर की जो प्लेलिस्ट है रिवोल्यूशंस की, उसमें एक सेशन आपको मिल जाएगा ब्लू रिवोल्यूशन नाम से, वहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो बस इतने 2-3 स्कीम्स आपको देखना है, बाकी ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द रैपिड कवरेज हमने लिया है। तो इनको बस रिवाइज करो, और सबके लिए एक असाइनमेंट है, बट इसके पहले जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है दे कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव। बाकी इसके नोट्स वगैरह जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड दिस प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करना, इसमें बहुत डिटेल कवरेज है, वो पूरा डिटेल कवरेज ज़रूर देखना है ना। और लिंक वगैरह चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे सुमित सर नोट्स पे मिल जाएगा। अब सबके लिए क्वेश्चन है कि देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने देखा, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट करना है, 1 क्या है। ज़रूर देखूंगा कौन अटेंड कर रहे हैं ना, और मेरी तरफ से डेफिनेटली उसको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो आई एम वेटिंग फॉर दिस। प्लीज़ पार्टिसिपेट करो सो दैट मेरा और आपका भी कम्युनिकेशन बढ़े। उसके बाद और एक स्कीम हमने देखी, सॉइल हेल्थ कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर क्या होगा ये बताना है। इसको स्टॉप करके आप बाद में पढ़ लेना और उसको कमेंट करो। देन उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, भी हमने कवर किया। इसमें से कौन से उसके पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 बताना है, इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये भी हमने देखी। एंड लास्ट हम देखेंगे और एक क्वेश्चन है, यस, इंटीग्रेटेड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम हमने देखा।
तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 डैश आंसर क्या है? ठीक है, तो ये सभी को आंसर करना है। बाकी फिर मिलता है नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ मुझे बता देना कि फिर इसके बाद हम क्या कवर करें, और जो भी स्कीम बची है वो सब हम और एक पार्ट इसका लेंगे बिफोर प्रीलिम्स। इसके अलावा जो भी स्कीम आते हैं, रिमेनिंग स्कीम है, या अभी करंट अफेयर्स में जो भी स्कीम आएंगे, दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट सेशन। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।